वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मोहम्मद और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं फाइनेंशियल क्राइसिस फॉल ऑफ पाकिस्तान। देखते हैं भाई डॉक्टर विवेक इंद्रा और सर की वीडियो है, रिकमेंडेड वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो अंडर क्राइसिस है। डू यू थिंक इट विल अफेक्ट इंडिया? पाकिस्तान का कंपैरिजन भारत के साथ नहीं किया जा सकता, श्रीलंका, घाना, नाइजीरिया के साथ किया जा सकता है क्योंकि उनसे भी आगे निकल गए। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, शहबाज शरीफ, वो कहते हैं आज हम किसी दोस्त मुल्क को अगर फोन भी करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम उनसे भीख मांगने आ रहे हैं। जितनी इनकी कमाई है उसका 50% ये EMI भी नहीं, इंटरेस्ट चुकाने में लगा देते हैं। आज पाकिस्तानी रुपये 275 रुपए डॉलर का है, हमारा रुपये 81 रुपए डॉलर का है। तो ये पाकिस्तान हमारी छोड़ो, अपना रखो ख्याल। गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए भी बेचनी पड़ सकती है आपको किडनी, अगर ऐसा ही रहा आपका हाल। बिजनेस की फील्ड में इंटरेस्ट है तो ये नामुमकिन है कि आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम नहीं सुना होगा। India's top business coach and motivational speaker is here with us today on TV9 Bharatvarsh. Welcome, Vivek. धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दिव्या कोचर जी। Vivek ji, you are a business coach and you understand money matters very well. तो इसी से रिलेटेड एक सवाल है मेरा आपके लिए कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो अंडर क्राइसिस है, तो what you think what went wrong for them and do you think it will affect India? अफेक्ट इंडिया तो हाँ, नेचुरली कुछ इफेक्ट तो इंडिया को करेगा क्योंकि अब पाकिस्तान जब ज्यादा कमजोर होगा, जैसे कि यूएस से अब हट करके चाइना का वहां पे इंटरवेंशन बढ़ा है। चाइना आज अपना 30% आर्म्स का सप्लाई एक्सपोर्ट वहीं कर रहा है। पाकिस्तान का मैक्सिमम एम्यूनेशन सारा चाइना से आ रहा है। पाकिस्तान जितना कमजोर होगा, चाइना वहां पे उसको और ज्यादा मजबूती से और अंदर प्रवेश कर जाएगा और उनको पैसा देगा और कर्जे के ट्रैप में फंसाएगा। तो पूरी की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा चाइना पाकिस्तान की, जैसे उन्होंने श्रीलंका के साथ में किया। तो वो हमारे को तो इम्पैक्ट करेगा जब चारों तरफ से हमारे दुश्मन बढ़ते हैं। वैसे पक्का ये आपने पूछा पाकिस्तान के विषय में, पाक ने कटवाई अपनी नाक, उसका नाम अब पाकिस्तान नहीं राखिस्तान या राख, यानी कि राखिस्तान या खाकिस्तान, खाक हो जाना चाहिए। क्योंकि इस समय मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ पाकिस्तान का कंपैरिजन भारत के साथ नहीं किया जा सकता, श्रीलंका, घाना, नाइजीरिया के साथ किया जा सकता है क्योंकि उनसे भी आगे निकल गए। पाकिस्तान में लाखों लोग मेरे वीडियो देखते हैं, मैं नहीं चाहूंगा पाकिस्तान डूब जाए, पर एक बार किसी ने, मैं चुटकुले से समझाता हूं आपको, कि सोनू नाम का एक लड़का था, उसने पूछा एशिया का सबसे अमीर देश कौन है, तो मोनू ने उसे कहा कि पाकिस्तान सबसे अमीर है। तो सोनू ने पूछा ऐसा क्यों, तो मोनू बोला यार क्योंकि वो 300 रुपए किलो चावल खाते हैं, 500 रुपए किलो टमाटर खाते हैं, 250 रुपए लीटर पेट्रोल डलवाते हैं और जो है दूध भी पीते हैं 300 रुपए लीटर। तो यानी कि वहां सब कुछ इतना महंगा हो चुका है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, शहबाज शरीफ, वो कहते हैं आज हम किसी दोस्त मुल्क को अगर फोन भी करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम उनसे भीख मांगने आ रहे हैं। हम दूसरे देशों से हाथ मिलाते हैं, ये उनके आगे, हम यानी कि इंडिया दूसरे देशों से हाथ मिलाते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री, ये दूसरे देशों से हाथ नहीं मिलाते, उनके आगे हाथ फैलाते हैं। फर्क बड़ा आ गया। आपको बताया तो फेडरल मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग जो है उनके अपने एहसान इकबाल, वो कहते हैं कि मैं नेशन को कह रहा हूं कि भाई चाय कम पियो। उस समय यूएस सेक्रेटरी जो हुआ करती थी मेडेलिन एल्ब्राइट, 26/11 में 2008 के अंदर जब उन्होंने हमला किया तो बोले पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल माइग्रेन है। और आज 2008 से 15 साल के बाद आज भी ये बात उतनी ही सच है क्योंकि इतनी अनस्टेबल गवर्नमेंट रही, एक्सट्रीम करप्शन रहा है वहां पे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है सोचो, सबसे बड़ी दिक्कत पाकिस्तान की है कि वो डिटर्जेंट की ऐड आती, तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। ये अपने गिरेबान में मत झांको, हिंदुस्तान को कैसे बर्बाद करे, बस इसी की राह ताको। इसीलिए खुद के पैरों पे खड़े होने से ज्यादा उन्होंने सारा ध्यान भारत के पैरों को कमजोर करने पर लगाया। पाकिस्तान अपने पांव गंवा चुका है। कोई भी देश अपनी इकोनॉमिक पावर को मजबूत करे उससे मिलिट्री पावर मजबूत होती है, ये उल्टा चलते हैं। ये मिलिट्री पावर को मजबूत करते हैं, इकोनॉमिक पावर को मजबूत नहीं करते। देखो मैं आपको समझा देता हूं, ऐसे देवी जी आप समझो दिव्या, कि मिलिट्री सपोर्ट को आप खरीद सकते हो, इकोनॉमिक सपोर्ट खरीद नहीं सकते, वो उधार लेना पड़ता है। दोबारा समझाता हूं, आप आर्म्स, आप जो है आप तीनों तरह की जो आपकी सेना होती है, जल वायु थल, तीनों प्रकार की सेना जो है उसको आप खरीद सकते हो बाजार से, पूरी दुनिया से, लेकिन पैसा आप खरीद नहीं सकते, पैसा उधार लेना पड़ता है। तो ये आज दिक्कत क्या है कि इनको पैसे से अगर ये मजबूत हो जाते हैं तो दुनिया से आर्म्स खरीदते हैं। ये आर्म्स खरीदने में पैसा लगाते हैं, पैसा दूसरों से उधार लेना पड़ता है। ये हमारा हमसाया मुल्क है पर दूसरों के पैसों पे जीता आया है। हमसाया मुल्क है, दूसरों के पैसों पे जीता आया है, कभी चीन, कभी अमेरिका, कभी IMF।
और उसका इस्तेमाल भी अपने विकास की जगह दुनिया को नाश करने में लगाता आया है और दूसरों के पैसों पे जीता है। जो पी है ना पाकिस्तान में, वो ऐसा है दिव्या, समझो परेशान पड़ोसी, वो है पी। पाकिस्तान का पी है परेशान पड़ोसी। दिव्या, आपके घर के आसपास जरूर ऐसे पड़ोसी होंगे जो बड़े फ्रस्ट्रेटेड नेबर होते हैं, बालकनी में बैठ के देखते रहते हैं कि पड़ोस के घर में क्या नया आया, कौन सा फ्रिज आया, कौन सी गाड़ी आई, कौन सा टीवी आया। हमारे पास, भारत के पास दूरदृष्टि है, इनके पास दूरबीन है। ये हमारी दूरदृष्टि, हम विजनरी है, ये दूरबीन से बैठ के देखते रहते हैं। और इनके पास जो दूरबीन है हमारी सक्सेस को नोट करने में, ये पूरी तरह से लीन है। पाकिस्तान एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हुआ करता था 1960-70 में। आज 22 करोड़ लोग उनके बिना बिजली के जी रहे हैं, अब उनको भीख भी नहीं मिल रही। 75 साल की आजादी के बाद पाकिस्तान का यह हाल है। दूसरे देश को फूटने के लिए अपना पैसा जला दिया। आज इनको वक्त पे पैसा मिलने के लिए हर आदमी ने रुला दिया। पाकिस्तान क्या कहता है, इफ वन कैन डू लेट हिम डू, इफ नन कैन डू हाउ कैन आई डू। तो पाकिस्तान सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है। साउथ एशिया की सबसे कमजोर कड़ी, कर्जों पर इनकी इकोनॉमी खड़ी। आज क्या है, जो नॉम चोकसी जो है यूएस इंटेलेक्चुअल, पाकिस्तान कभी भी भारत की सैन्य शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता है, वो कहते हैं ऐसा। लेकिन ऐसा करने के चक्कर में उसने अपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ये लोग इंडिपेंडेंस के टाइम पे अपना देश मांगते थे दिव्या, पर आप देश को चलाना हो रहा है भारी और मांगने की आदत आज भी है इनकी जारी। आज आपको बताया था डेट टू जीडीपी रेशियो इनका 70% है, यानी कि जितना इनका जीडीपी है, इसको ऐसे समझो, जितनी इनकी कमाई है उसका 50% ये ईएमआई भी नहीं, इंटरेस्ट चुकाने में लगा देते हैं। आज पाकिस्तानी रुपये 275 रुपए डॉलर का है, हमारा रुपये 81 रुपए डॉलर का है। इनका इन्फ्लेशन रेट 27% है। इनकी 40% जो पॉपुलेशन है वो भयंकर गरीबी रेखा के नीचे है। फॉरेन रिजर्व इनके पास है ही नहीं, $3 बिलियन। ऐसा बताया जाता है कि 2 हफ्ते में इनका फॉरेन रिजर्व खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये पूरी तरह भूखा नंगा हो जाएगा। क्षमा चाहता हूं, कठोर बोलना पड़ रहा हूं। 250 रुपए लीटर पेट्रोल, 260 रुपए लीटर डीजल, 210 रुपए लीटर आपका दूध। वहां पे मैं नॉनवेज की बात नहीं करता, पर बताना चाहता हूं ये नॉनवेज खाते हैं। 900 रुपए किलो चिकन हो गया वहां पे। प्रिय पाकिस्तान, हमारी छोड़ो, अपना रखो ख्याल। गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए भी बेचनी पड़ सकती है आपको किडनी, अगर ऐसा ही रहा आपका हाल। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आईएमएफ जिनके पास ये गए हैं, उन्होंने $6 बिलियन जो उनको 2019 में बताया था, अब उसको बचा हुआ $1.1 बिलियन देने के लिए मना कर रहे हैं। पाकिस्तान में भारी शर्तें लगा रहे हैं। और आज ये अगर ये इनको आईएमएफ ने पैसा नहीं दिया तो उनको खुद पैसा रेज करना पड़ेगा टैक्सेस ज्यादा लेके, और बहुत ज्यादा टैक्सेस इन्होंने लिए तो पहले ही इनका इन्फ्लेशन 27% है, वो 40% हो जाएगा। कोई ज्यादा टैक्स लोगे और महंगाई बढ़ जाएगी, और महंगाई बढ़ जाएगी, 40% हो जाएगी इन्फ्लेशन। और अगर आईएमएफ ने नहीं दिया पैसा, बिल्कुल नहीं दिया, तो इनका इन्फ्लेशन आप जो है आईएमएफ ऑलरेडी मना कर चुका है पैसा देने के लिए। तो वो इसलिए है क्योंकि इनकी बड़ी स्ट्रिंजेंट उनके अपने लॉज हैं, वो कह रहे हैं नियम है हमारे, नियम पालन कर लो, वो दिक्कत हो रही है इनको। और वो 8% अगर इन्फ्लेशन हो गया ना, क्या इनका हाल होगा। मैं बहुत दुखी भी हूं मन से, और इनकी गलतियों के बारे में बात भी करना चाहता हूं। नेचुरल गैस प्राइस जो था इनका, वो 16% टैक्स से 112% टैक्स कर दिया। सोचो जैसे यहाँ पे गैस का ये हाल हो। भाई जो फिच, जो ग्लोबल रेटिंग देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने आईडीआर होता है इशूअर डिफॉल्ट रेटिंग, कि किसी ने पैसा उधार लिया उसकी क्या रेटिंग है, लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा। जैसे आपके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे भी रेटिंग होती है ना कि भाई आपको क्या रेटिंग मिल रही है, आप लौटा पाओगे लौटा पाओगे पैसा। तो इनकी रेटिंग पहले ही CCC+ थी। AAA अच्छी है, AAA- अच्छी है, BBB+ फिर भी ठीक है, लेकिन CCC+ थे, ये CCC- हो गए हैं। आप सोचो ना, वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन ने बोला पाकिस्तान में हम अपनी हवाई जहाज उड़ाएंगे ही नहीं, क्योंकि ना वो उन्होंने फ्यूल और टैक्सेस बढ़ा दिए। ऑन ग्राउंड सपोर्ट ये लोग करते नहीं है। अब कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा जो पेट्रोल सब्जी के लिए भेड़ की तरह लाइनों में लगे हैं, और दूसरा हिस्सा जो लाहौर के कैनेडियन कॉफी हाउस में सुकून की चुस्कियां ले रहे हैं। ये हिस्सा बना कैसे? सबसे अनोखी बात बताता हूं आपको। अभी पिछले हफ्ते एक टिम हॉर्टन्स नाम का एक कॉफी हाउस खुला, बड़ा महंगा है वो। अब पहले ही दिन में इन्होंने रिकॉर्ड सेल्स करी। पाकिस्तान में किसी कॉफी हाउस ने 61 साल तक वो सेल्स नहीं करी। मैं पढ़ रहा था इनके बारे में। जब इन्फ्लेशन 45 साल में इतनी महंगाई ऊंची है, उसके बावजूद इतने महंगे कॉफी हाउस में लाइन लगा के लोगों ने लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की कॉफी के लिए ऑर्डर देने के लिए पहुंच रहे हैं वहां पे। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार है इनके कोर कमांडर। कोर कमांडर को ना करोड़ कमांडर भी बोलते हैं। सारे के सारे जो कमांडर इनके आर्मी के थे, बड़े बड़े करोड़पति हो गए। जो आर्मी के जनरल बाजवा थे, वो 12.7 बिलियन पाकिस्तानी रुपए इन्होंने 6 साल में कमा लिए। 12.7 बिलियन। बाजवा की जो पत्नी है वो टैक्स भी फाइल नहीं करती थी उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले, आज वो बिलियनर हो चुकी है 6 साल के अंदर। पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल है, वो पूरे पाकिस्तान का 12% जमीन उनकी खुद की है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, फर्टाइल हो। इतना ज्यादा करप्शन है वहां पे। अब बात होगी मौज की,
जिक्र होगा पाकिस्तान की फौज की, जब बात होगी भाइयों मौज की, जिक्र होगा पाकिस्तान की फौज की, क्योंकि वही मौज मारते हैं। इनका एक ही एजेंडा, मौका मिले तो लूट लो। आयशा सिद्दीका के बारे में बताया तो सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है इनकी, वो कहती है पाकिस्तान की आर्मी की जो प्राइवेट वेल्थ है वो $20 बिलियन है। $10 बिलियन इनकी जमीन है, $10 बिलियन का इनका पैसा है। 33% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आर्मी के लोगों के पास है, 7% प्राइवेट एसेट वो आर्मी के लोगों के पास है। आर्मी अपनी फाउंडेशन के माध्यम से 100 से ज्यादा कंपनियां चला रही, बैंकिंग, स्कूल, यूनिवर्सिटी, टूरिज्म, इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन, IT, ऑयल बिजनेस, शिपिंग। आर्मी का काम है चलाना, आर्मी का काम है। यही यहाँ पे कई बार ऑपोजिशन वाले भी आके बोलते हैं बिजनेस सरकार क्यों करेगी बिजनेस, आर्मी क्यों करेगी बिजनेस, बिजनेसमैन को करने दो। देखो चक्कर क्या है मैं बताता हूँ, सिर्फ असर क्या आता है आपको, उसने कर रही आर्मी करने दो। आपका सवाल होना चाहिए, मैं समझाता हूँ। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का भाई, जब आपका पति ही कोतवाल है तो आपको डर किस चीज का लगेगा। जब आर्मी बिजनेस कर रही है चोरी करके रख ले, क्योंकि आर्मी पकड़ने वाली होती है, वो पकड़ेगी। बेनजीर भुट्टो को देखो ना, $1.5 बिलियन उसने, इमरान खान को देखो, बेनजीर भुट्टो $1.5 बिलियन का, इसको देखो बहुत छोटा काम किया इमरान भाई ने। क्या किया इन्होंने, $2 मिलियन के इनको गिफ्ट मिले थे। वो जो आपके सऊदी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने इनको एक एंटी घड़ी दी थी, एक गोल्ड का पेन दिया था, एक अंगूठी दी थी और शर्ट में लगाने वाली कफलिंग दी। ये भाई उनको भी बेचा है। लिखा था उसकी मैं क्या करूंगा गोल्ड के पेन का, इसको बेच के पेन से मुझे लिखना क्या है, हम लोग लिखने पढ़ने वाले, पैसा दे दो हमारे को। बुरा नहीं मानना भाई पाकिस्तान के लोग, आज आपके यहाँ पे इसलिए समस्या आ रही है। शहबाज शरीफ जो आपके प्राइम मिनिस्टर है, वो $14 बिलियन के रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूके को लड़ रहे हैं इस समय। उनके जो बड़े भाई थे पहले प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, अभी शहबाज शरीफ है, बड़े भाई नवाज शरीफ थे पहले, वो भाग गए एग्जाइल में लंदन के अंदर। 2019 से 7 साल की जेल उनको पाकिस्तान ने सुना रखी है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। तो एक चुटकुला समझाता हूं आपको। एक पाकिस्तानी भारतीय से बोला, आप लोग चोरों के साथ कैसा सलूक करते हो? तो भारतीय ने जवाब दिया, हम चोरों के साथ कैसा सलूक करते हैं, हम अच्छा सलूक करते हैं, उसे इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, उसे हम लोग जेल में अच्छा खाना देते हैं, उसको जेल में हम गर्म कपड़े देते हैं, उसको लंबी अदालती कार्रवाई से गुजरना पड़ता है, लेकिन जेल में सुकून की जीवन जी पाता है वो। पाकिस्तानी कहता है तुम क्या आराम देते हो अपने चोर को, हम तो उसको वजीर आजम बना देते हैं अपने। देखो पाकिस्तान की हालत इस समय खराब है, कंपेयर करता हूं इंडिया के साथ में। वो बेचारे जीडीपी $376 बिलियन है, हम $3.4 ट्रिलियन है। हमारी जीडीपी पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा बड़ी है। ये क्या कहते, क्यों हमसे लड़ना चाहते हैं? अरे भाई फोकस करो अपने सोल्यूशन पे। इनकी जीडीपी ग्रोथ रेट 2% है, हमारी लगभग 7% है। इनकी जीडीपी पर कैपिटा इनकम $1,600 है, हमारी इस समय $2,500 से $3,000 पहुंच गई है। इनके यहाँ इन्फ्लेशन रेट 27 से 60% जा रहा है, हम लोग 5% इन्फ्लेशन पे हैं। इनके यहाँ फॉरेन रिजर्व है ही नहीं, खत्म हो चुका है, $2 बिलियन बचा है। हमारे यहाँ फॉरेन रिजर्व लगभग $650 बिलियन है, 6th इन द वर्ल्ड। हम इनसे 200 गुना ज्यादा, 200x। विवेक जी अभी फिलहाल जो है हम इंडिया से तो कोई कंपैरिजन है नहीं पाकिस्तान का, लेकिन जिस तरीके से, जिस क्राइसिस से जो है पाकिस्तान गुजर रहा है, तो आसपास की पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान, शहबाज शरीफ में जो है छीटाकशी चल रही है। लेकिन ये माना जाता है कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री रहे हैं जितने समय के लिए भी पाकिस्तान में, तो इस तरीके की जो है आपदा नहीं आई जो शहबाज के रहते हुए आ रही है। तो क्या आपका मानना होगा कि कंपेरेटिवली शहबाज शरीफ से इमरान खान पाकिस्तान के लिए बेहतर प्रधानमंत्री थे? नहीं, मुद्दा यह है कि ये बेहतर थे कि नहीं थे, आप ये समझ लीजिए। आज बहुत बदतर है। मैं ये बताऊं कि देखो, अब आप मुझसे बोले कि 2 चोर में बताओ कौन बड़ा चोर कौन छोटा चोर। आप बांग्लादेश के साथ कंपेयर करो ना, हालत क्या कर दी है इन्होंने। बांग्लादेश ही इनसे बहुत आगे है इस समय। आप बांग्लादेश से शुरुआत में कंपेयर भी कर रहे थे। आप सोचिए ना, आज पता है समस्या क्या है? आज समस्या ये है कि आज भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही है रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में कि हम रिजॉल्व कराएं। भारत दूसरा सबसे बड़ा डोनर बन चुका है लोगों को गरीबी से, तकलीफों से बाहर निकालने के लिए दुनिया के अंदर। $70 बिलियन हमने आज इंडिपेंडेंस से अब तक दूसरे गरीब देशों को दान किया है। और इनको देख लो, $70 बिलियन छोड़ो, इनको कोई $7 बिलियन, कोई $1 बिलियन भी IMF देने को तैयार नहीं है। आज तो टर्की पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहा है। अजीम जमाल जो है वहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की के जो स्पेशल असिस्टेंट है, वो कह रहे हैं भैया शहबाज शरीफ मत आना यहाँ पे, हम तुम्हारे को यहाँ पे नहीं देख सकते इस समय। पाकिस्तान क्या बोल रहा है? अच्छा चलो छोड़ो, अब आपके यहाँ तकलीफ है, हम आपसे अब इस समय और दान नहीं मांगेंगे, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपको दान ही नहीं मांगेंगे आपसे। ये क्या मदद करी भाई तुमने? आप ये छोड़ो, अब मैं आपको समझाता हूँ।
ये सारा समस्या इसलिए है क्योंकि इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये पाकिस्तान एम्बेसडर थे जो चाइना के, वो बोलते हैं कि हमारा चाइना से जो रिश्ता है वो पहाड़ों से ऊंचा है, वो समुद्र से गहरा है, वो स्टील से मजबूत है, वो स्वीटर देन हनी है। तो चाणक्य पंडित ने कहा था एनिमीज एनिमीज अ फ्रेंड, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उसी चक्कर में चले गए क्योंकि चाइना इनको कश्मीर पे सपोर्ट करता है। यूएनएससी में जब इंडिया आकर के कोई रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश करता है, वो वीटो पावर के साथ में टेररिस्ट जो ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में नॉकडाउन कर देता है, क्योंकि चाइना के पास वो पावर है इस समय, तो वहां उसको सपोर्ट करता है। और चाहे पाकिस्तान लगा हुआ है कि भाई मैं आपकी पीठ खुजाऊंगा, आप मेरी पीठ खुजाओ, तुम्हें तिब्बत और ताइवान हम वहां पे तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। तो पाकिस्तान के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है चाइना? क्योंकि वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में मदद कर रहा है। चाइना जो है 72% पाकिस्तान की आर्म्स की डिमांड पूरी कर रहा है। 47% चाइना के जो आर्म्स है वो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा है। बाकी पूरी दुनिया को 53%, केवल पाकिस्तान को 47% आर्म्स दे रहा है इस समय। तो अमेरिका जब अफगानिस्तान से बाहर हुआ था ना, जब जिस समय अफगानिस्तान से बाहर हुआ तो चाइना को लगा अब अमेरिका घुसना नहीं चाहिए, इसलिए चाइना वहां घुस गया। और ये लोग मिल करके सोचते हैं कि ये इंडिया को तंग करेंगे, चाइना का इंफ्लुएंस यहाँ बढ़े, यूएस की पावर अथॉरिटी कम हो जाए। और फिर उसको चाइना को ये भी लगता है भाई मेरी ग्लोबल इमेज अच्छी होती है, दुनिया के सामने मैं खुद को अच्छा दिखा रहा हूँ कि भाई मैंने तो वीकर कंट्री की मदद करी है, पाकिस्तान तो गरीब देश है, वहां की मदद कर रहा है। बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान में, इसीलिए चाइना उसका फायदा उठा रहा है। 9/11 के बाद, उसामा बिन लादेन के बाद में यूएस और पाकिस्तान के रिलेशनशिप खराब हुए थे। तो चाइना भी जो है कर्ज नहीं दे रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि शहबाज शरीफ जब से आए हैं तब से अमेरिका से जो है उनके रिश्ते वो बनाने में लगे हुए हैं, और इस चक्कर में जो है चाइना ने भी एक टर्न ले लिया है। और इस वक्त चाइना भी पाकिस्तान की आर्थिक मदद नहीं कर रहा है, सऊदी अरब नहीं कर रहा है, कोई अभी कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। सब छोड़। एक पिक्चर आपने देखी थी, हेरा फेरी थी, कौन सी थी? कहता है बाबूराव का स्टाइल है, ये चाइना का स्टाइल है। ये थोड़े दिन के लिए चाइना वेट कर रहा है, ये देख रहा है कि लौट के उनके पास आएंगे और तब जो है उसके पास नेगोशिएशन पावर बढ़ चुकी होगी, ये और लूटेगा। बड़े लुटेरे जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सामने वाले को पहले बर्बाद उन्हें देते हैं, फिर जाकर के खाते हैं, सस्ते में मिल जाता है। देखो जैसे ना, ये ऐसे समझो, उसको एक कंपनी है हमारे देश के मित्तल जी की एक कंपनी है स्टील की, आर्सिलर स्टील मित्तल जो है ना, तो आर्सिलर मित्तल यही करते हैं, वो एक्विजिशन पे काम करते हैं। 100 रुपए की चीज को 20 रुपए में खरीदते हैं, जब वो डूब रही होती है तब उसे खरीदते हैं, और 100 रुपए की चीज को 20 में खरीद के उसको 200 का बना देते हैं। चाइना यही करना चाहता है। चाइना अभी इस समय हर समय आगे रहे, ले लो हमसे ले लो, तो चाइना की इज्जत नहीं होगी। तो ये आप इसको हेरा फेरी पिक्चर के बाबूराव की तरह देखो, ये बाबूराव का स्टाइल है, चाइना का स्टाइल है, इसलिए थोड़ा रुक करके आएगा। ये तो उनके अल्टीरियर मोटिव्स है। आप सोचो ना, क्यों जाएगा पाकिस्तान उनके पास? 150 यूएन के ब्लॉक लिस्टेड आतंकवादी इस समय पाकिस्तान में रहते हैं। अब यूएनएससी में जब इनके खिलाफ में जब कोई वोटिंग होती है तो चाइना वहां इनके सपोर्ट में उतर आता है। इनको चाइना की बहुत जरूरत पड़ेगी। ग्लोबल टेररिस्ट आज भी सारे पाकिस्तान से ओपनली ऑपरेट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान अपनी इमेज टेररिस्ट को दोनों को ग्लोबल स्टेज पे बचाने के लिए यूएनएससी की जो उसके पास में वीटो पावर है उसका इस्तेमाल करेगा। और ये डूबते को तिनके का सहारा है। और ये आप सोचो ना, पिछले 20 साल में यूएस ने $32 बिलियन दिया और पिछले कुछ सालों में चाइना ने $30 बिलियन दे दिया। तो चाइना अभी है साथ में। शहबाज शरीफ बोल भी रहे हैं कि हमारी इकोनॉमिक चैलेंज इस समय अनइमेजिनेबल है। आईएमएफ जो बोल रहा है वो हम मान नहीं सकते, और अगर हम नहीं माने तो हम कहीं के रहेंगे नहीं। तो इसलिए अभी ये दोनों तरफ ट्राई मारते रहेंगे और चाइना तब इनको सपोर्ट करने के लिए आएगा। वैसे भी आपको बता दूं, पिछले लगभग 75 साल की आजादी में ये 23वां बेल आउट है पाकिस्तान के लिए। हर 3 साल में पाकिस्तान कटोरे के लेवल पे आ जाता है भिक्षा मांगने के लिए, और उसके बाद आईएमएफ आकर के उसको जिंदा करता है मरे हुए पाकिस्तान को। तो 75 साल में 24 बार इस समय ये अब तक जाकर के आईएमएफ से बेल आउट ले चुके हैं। पूरी दुनिया में इतना बेल आउट किसी ने नहीं मांगा, पूरी दुनिया में ये एकमात्र ऐसा देश है जो हर 3 साल में बैंक करप्ट होने के एवरेज निकाल के बता रहा हूं। ये नहीं कह रहा हूं हर तीसरे साल होता है, पर एवरेज हर 3 साल में खत्म हो जाता है। सऊदी अरेबिया से ये कोशिश कर रहे हैं अभी 4 बिलियन के लिए, यूएई से कोशिश कर रहे हैं 1 बिलियन के लिए, और चाइना को 1.5 बिलियन के लिए रिक्वेस्ट कर चुके हैं। 1 बिलियन के आसपास आईएमएफ से भी ट्राई कर रहे हैं। अब देखो आगे क्या होता है। इंडिया के साथ में, मैं समराइज कर देता हूं, इंडिया के साथ में पाकिस्तान का कमजोर होना, साउथ एशिया और पाकिस्तान पर चीन की पकड़ और ज्यादा मजबूत बना देना है। जितना ज्यादा इंडिया ये कमजोर होगा, चीन और अंदर घुसेगा। आईएमएफ बेल आउट नहीं करेगी, चीन फिर से हीरो बनेगा, पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत को घेरने में लगेगा। इंडिया के 2 पड़ोसी श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों कमजोर, तो सार्क और ज्यादा कमजोर, तो चाइना और अंदर घुसता है। और पाकिस्तान के लिए अगर आप मुझसे पूछे सुझाव क्या है, सुझाव ये है कि पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी में भरोसा देने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाना चाहिए। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों पे काम करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मतलब आईएमएफ और चाइना से पैसा उठाए, और लॉन्ग टर्म में रिस्ट्रक्चर करे एनर्जी स्ट्रक्चर सेक्टर को, कैश की इकोनॉमी को बंद करें। जो कच्चे के धंधे चल रहे हैं, इनके सारे काम कच्चे में हो रहे हैं, मनी सर्कुलेशन के, उसको बंद करें। टेररिज्म को रोके। 20% इनकी जीडीपी कच्चे में चल रही है, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है भाई, इनकी लोकेशन बहुत अच्छी है देवी जी।
ये साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के बिल्कुल बीच में बैठे, रीजनल इकोनॉमिक हब है ये। अगर वहां इंफ्रा अच्छा कर दें और ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंफ्रा अच्छा कर दें, सड़कें बनाए जहां से क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन और बिजनेस अच्छा हो, तो और रेवेन्यू जनरेट करेंगे। एक्सपोर्ट इनके हो नहीं रहा, उसको कराएं ये। लेकिन जिस तरीके का खत्म हो गया, लेकिन जिस तरीके का टेररिज्म बढ़ रहा है, अब तो इनके साथ वो सिलसिला हो गया है स्नेक्स इन द बैकयार्ड। तो जो है टीटीपी से लेके सारे इनके उल्टे हो चुके हैं। तो इस दौर पे ना तो कोई बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, ना अगर आप खिलाड़ियों की बात करें तो वो पाकिस्तान में जाके खेलना चाहते हैं। तो ये भी एक जो है बहुत बड़ा डार्क साइड है पाकिस्तान का, कि अगर वो चाहे भी तो जो निवेशक हैं वो आने से कतराएंगे जिस तरीके का। बिल्कुल नहीं आगे, बिल्कुल नहीं आगे। दिव्या, आपने बिल्कुल ठीक बोला। इस सब ना लीडरशिप पर डिपेंड करता है। जब लीडरशिप मजबूत होती है तो चीजें अच्छी होती है, लॉन्ग टर्म होती है। मैं बहुत सालों के बाद हमारी इस वित्त मंत्री की तारीफ इसलिए करता हूं क्योंकि इन्होंने बांटने की की जगह लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया। तो जैसा आपने देखा भाई विवेक बिंद्रा साहब, उन्होंने बहुत अच्छा एनालिसिस किया और बहुत खतरनाक भी किया भाई। को भी सुनते हैं, उनका भी एक लेवल है, लेकिन ये कि भाई आज इन्होंने तो कमाल इनका और अलग लेवल है। इन्होंने थोड़ा मिसालें टैट सी देकर ना, टैट सी देकर खुले बीच में डाल कर वो वो सबसे मसाला गरम किया है। हाँ, मिसाले वाली अब बात नहीं भाई रह गई। नहीं, अब ठीक तो बात हांडी है। पूरी पाक गई है सालन आप भाई। लेकिन उसको मुझे से- तो इनका वो पॉइंट बहुत पसंद आया कि जो चाइना एंट्री मार रहा है ना, हाँ, मजबूरी से सबसे फायदा उठा के वो और मारी भी है entry। हाँ, अब देखो ना, यार- जिस तरह यही उन्होंने श्रीलंका के साथ किया था कि आईएमएफ कुछ भी नहीं दे रहा था, वो थोड़ा सा पकड़ा देते थे, चलो चस मारो। और अभी भी यही, अभी आपको 700 मिलियन दिया है और हमारे उन्होंने दिए हैं, तो वो मिनिस्टर- एक आपके सामने ही है। मिनिस्टर साहब फर्स्ट और ऑफ ऑल तो हम अल्हम्दुलिल्लाह। भाई सर के काफी फैन भी हैं, हम भी हाँ। काफी सर को सुनते हैं। और जब से वीडियो रिकमेंड हुई थी हम भी यही बोल रहे हैं कि ये वीडियो जरूर बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही उन्होंने एक मतलब कि पाकिस्तान क्राइसिस पर बात हाँ, की है। बात शायद की है। कोई और वीडियो पढ़ी हो, मतलब पढ़ी हो या उन्होंने बताया हो, लेकिन हमने फर्स्ट टाइम देखी है और सर ने एक अच्छा एक्सप्लेन किया, जैसा कि ऑलरेडी वीडियो में करते हैं, एक मतलब के मिसालें देकर। तो ये सही बात है यार, इधर काफी ना हालात अब एक मतलब कि 10-15 दिन में काफी हालात नॉर्मल हो चुके हैं जब से आईएमएफ ने बोला है ना, और उन्होंने शर्तें कड़वी रखी हैं कि आप हमने जो मिडिल क्लास है ना, जो ये खाते हैं उनसे आप मतलब कि ये टैक्स वगैरह उन पर डालो। यार लेकिन उन्होंने ये जो मुकर साथ गए, इन्होंने दिया बोला ना- कि भाई हम नहीं डालेंगे, हम बस भाई वही अवाम का जो मतलब कि लाहौर के यार उन्होंने जो बात की है ना, पाकिस्तान डिवाइडेड हो चुका है 2 तरह के लोग। हाँ, 2 तरह, ये वो ठीक बात। जो वो टीम टीम वाले और लाहौर में जाकर वो इतनी बड़ी और लाइन एक लगी वो होती जो है। लाइनों में लगे हुए हैं, तो ये बिल्कुल हकीकत है, इसमें हकीकत कोई है। किस्म का जो है ना वो डाउट नहीं है। हर बंदा वो लाहौर में उधर ही जा रहा है भाई, जा रहा है, बस पता भाई, नहीं क्या पास मैं है। खुद 2-3 ऐसे बंदों को जानता हूँ, वो जो नाश्ता है ना कभी कभी वो लाहौर जाके करते हैं, यहाँ से वो फैसलाबाद से चलते हैं और लाहौर में जाके नाश्ता करके आते हैं। जनाब ये है यहाँ के लोग। नहीं, जारी बात है। अब देखो ना, कुछ अब ऐसे रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं एक स्पेशल बंदों के लिए, जो कि मतलब कि नौकरी करते हैं गवर्नमेंट के लिए, और उनका खर्चा सारा गवर्नमेंट पर ही डिपेंड होता है। तो इसलिए वो भाई 5 स्टार में चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। अगर उन्होंने टॉयलेट जाना है तो वो भी वो एक लग्जरी टॉयलेट मतलब कि ढूंढते हैं, लग्जरी होटल जाकर, जिधर मतलब कि उन्होंने टट्टी करनी होती है। तो भाई गरीब बंदा, यार ठीक बात है, इसमें क्या रोकने वाली बात है, जारी बात है। यार छोड़े। अच्छा बाकी आप इधर आ जाए ना चाइना की तरफ, तो चाइना की उन्होंने सही मिसाल दी है कि ये एक दूसरे की जो है ना कमर ऐसे ऐसे करते हैं, खारिश करते हैं। अब देखें कि अभी लास्ट एक बार चाइना ने भी इनको धोखा दिया है। वो बड़ा जो टेररिस्ट था ना, यूएन में उन्होंने डिक्लेयर यार करवा वो दिया। मैं बताता हूँ, वो कुछ ये थोड़ा सा ज्यादा ही अमेरिका की तरफ झुकाव कर रहे थे। उन्होंने जस्ट एक इनको शॉट लगाई है कि भाई थोड़ा सा आस्था होके चले, इतनी जल्दी ना जाए। हाँ। अभी बहुत कुछ आपका हमारे हाथ में है। हाँ, ये चीज सारी भाई, बात और उन्होंने कुछ भी बताया, नहीं। और भाई एकदम से सीधे हो चुके हैं। बाकी भाई बहुत सारे मसले मसाइल हैं। जिस तरह आप ये कह लें कि हमारा जो 12% जो है ना वो जमीन और कारोबार जो है ना वो किसी और के हाथ में है। हाँ। तो मतलब ये कि जब तक वो 2-3 चीजें हैं उनसे जो है ना वो ये सिस्टम नहीं निकलेगा, उम्मीद है कि उस वक्त तक हम ऐसे ही रोते शोते रहेंगे। लेकिन ये कि बहुत सारे लोग जो है ना वो इस चीज के ऊपर अब समझ चुके हैं मामले को कि काफी, हमारे जो है ना हाँ। वो जो बैकवर्ड एक जड़ है ना वो कौन सी है। हाँ, लेकिन बंदे ये समझ कि चुका है। इसके ऊपर थोड़ा सा आप देखो ना, पता लगा है ना, एक तकरीबन ये एक पिछले 9-10 माह में या 1 साल में
तो ये इसको खत्म करने में भी ज़ाहिर बात है कि 10-12 साल तो लगेंगे ना। देखो कहाँ 75 साल से एक चीज़ के ऊपर ग्रिप थी, आप उसको अगर आप पता लगा फुली तरीके से, जो पहले तो एक पर्दे में था, कोई मतलब आगे एक जो है ना वो आप खेल चल रहा था, एक चीजें सर्कस देखो ना, चल रही थी, पीछे जो है ना वो प्लानिंग और होती थी। तो ये है कि लोगों को बहुत हद तक जो है ना इस चीज़ का आइडिया हो चुका। आप इसका मैं आपको मिसाल देता हूँ कि कल ही एक ना हमारा बैकवर्ड एक ज़िला है राजनपुर DI का, वहाँ पे इलेक्शन हुआ है, ठीक है। और उस इलेक्शन में जो है ना वो लोगों ने इस साल तक जो है ना वो पार्टिसिपेट किया, उसमें तकरीबन 81,000 वोट जो है ना 81,000 दूसरा 81,000 कह रहा हूँ कि मतलब हाफ टू हाफ जो है ना वो औरतों के वोट थे। वो क्यों थे? क्योंकि अब एक गरीब जो है ना वो जब फेस करता है चीज़ों को, उनको पता चल जाता है कि ये मतलब हमारे जो कौन है इस चीज़ के जिम्मेदार। तो उन्होंने जो है ना वो उन्होंने हालांकि सारों ने कोशिश की इस चीज़ के ऊपर, उन्होंने सारा कुछ सिस्टम किया कि हम ये ना जीतने दें, क्योंकि यही एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन ये कि लोगों ने एक साबित किया कि हम भाई अब आपके साथ नहीं चल सकते, और 35,000 की लीड से जो है ना वो दूसरी पार्टी को जितवाया जो उनके मुखालिफ चल रही है। तो बात करने का मकसद ये है कि लोग आस्ता आस्ता इस चीज़ को समझ रहे हैं। बाकी भाई मामला जो है ना वो बिल्कुल जिस तरह सर कह रहे हैं कि खराब तो हैं भाई, काफी खाने पीने की चीज़ों काफी, के ऊपर आज मैं अभी सुबह उठा हूँ तो हमारे यहाँ जो पहले इधर कराची वाली साइड के ऊपर मुर्गी का रेट जो है ना वो 900 पे था, जिस तरह सर बता रहे थे। आज हमारे पंजाब के अंदर जो है ना इधर वहाँ पे जो है ना वो 800 रेट जो है ना वो एक मुर्गी का हो गया, जो ब्रायलर है जिसके खुद उसके अंदर कुछ भी नहीं होता भाई। शादी जल्दी का पोस्ट ना तो काफी कोई हाल ही नहीं भाई, क्या बोले क्या, हमें खुद नहीं समझ आ रही भाई कि हमने जाना है नीचे और भाई आगे से सुनना है ये देखा जाए ना। अभी एक मतलब कि अभी तो काफी बढ़ रहा है, अभी तो रमजान आना है, फिर जाकर लोगों की फिर चीखें निकलनी है। ये जो मतलब कि सच्चे मुसलमान बने हुए हैं ना, फिर इन्होंने एक कड़ाका अच्छा सच्चे मुसलमान रमजान में देखो कितनी महंगाई करते हैं। मैं हमेशा सुनता हूँ दूसरी जो कंट्रीज है ना वो थोड़ी सस्ताई कर देते हैं। अभी तो भाई एक मतलब कि 40-46 पर आपका चला गया महंगाई रेट, भाई इन्फ्लेशन रेट 41.4 पे वीकली चला गया है। तो इससे अब देखो कितना फर्क पड़ता है कितना नहीं। लेकिन सर ने काफी एक्सप्लेन भी अच्छा किया है और तो एक रियलिटी भी दिखाई है। रियलिटी मैं कहता हूँ वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पहली दफा सुना है, मजा आया भाई। बहुत तो कमाल की। हाँ भाई, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह।